तो हम लोगों ने 25 तक सोल्यूशन कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट 26 से स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से एक लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होती है वो जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। एल्यूमिनियम जो है वो होती है अणुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो उसमें उसके अंतर्गत आ जाता है तांबा, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। तो कठोर चुंबकीय पदार्थ जो होता है जैसे ऑडियो स्पीकर हो गया, आपका टीवी का ट्यूब हो गया, इन सब जितने भी प्रकार के स्पीकर्स होते हैं उसमें उपयोग करा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में और जो था उसमें भी है, यानी कि टीवी ट्यूब के में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने सिर्फ चयन किया है ऑडियो स्पीकर का, तो नहीं, इनमें दोनों का उपयोग होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है। तो कठोर चुंबक जो होती है यानी स्थायी, वो निकल आयरन से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। तो लेड एसिड सेल जो होती है वो सेकेंडरी सेल है, वो प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल जैसे होती है वोल्टेक, डेनियल, लैक्लांशी, ड्राई सेल, ये एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो होती है प्राथमिक सेल। लेड एसिड सेल जो सेकेंडरी सेल है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबक शीलता होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होती है उसकी चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से अधिक होती है, ठीक है। 1 से 1000 तक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो इसका जो जवाब है वो गलत दे दिया, रॉन्ग है। इसका जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। और अगर डाया की बात कर ले तो उसकी चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखना। अगला सवाल है, प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाला स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। तो प्राइमरी सेल में एक दोष होता है जिसको कहते हैं लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया। तो स्थानीय क्रिया में क्या होता है कि देखो, जैसे वोल्टेज सेल में 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, एक कॉपर जिसको एनोड के रूप में लिया जाता है और एक जस्ता यानी जिंक जिसको कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिंक में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कार्बन हो गया, लेड हो गया। तो ये सारी इम्प्योरिटीज, उसमें कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज सेल में, क्योंकि ये प्राइमरी सेल है इसीलिए इसके एग्जांपल ले रही हूँ। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्रिया करके क्या करता है कि बहुत छोटे छोटे से सेल बना देते हैं। तो छोटे छोटे सेल जब बनाते हैं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो स्टोर होने लगती है। ऐसी एनर्जी जो होती है ऐसे वेस्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं लोकल एक्शन यानी स्थानीय क्रिया दोष। तो इस दोष को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्ता इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड में, उसको पारे का एक लेयर चढ़ाया जाता है। पारे का लेयर चढ़ाने के बाद जो जस्ता इलेक्ट्रोड होता है वो वही सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट यानी H2SO4 के साथ ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये स्थानीय क्रिया दोष नहीं होती है, ठीक है। तो गलत जवाब दे दिया है, सेल को आवेशित करना नहीं है। तो जस्ते के इलेक्ट्रोड पे पारे की एक परत चढ़ाई जाती है इस दोष को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन यानी कि पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। तो प्राथमिक सेल में और एक दोष होता है पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन क्यों होता है, तो देखो एनोड में जो कॉपर इस्तेमाल होता है, इसका इलेक्ट्रोड जो इस धातु की उपयोग की जाती है, तो वो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन जो होती है वो उत्पन्न करती है, वो भी बुलबुले के रूप में। बुलबुले के रूप में निकलती है तो क्या होता है कि एनोड के चारों ओर वो बुलबुला एकत्रित हो जाता है चारों ओर, जिस वजह से क्या होता है कुछ टाइम तक तो वो काम करता है लेकिन बाद में क्या होता है निष्क्रिय हो जाता है। यही होती है पोलराइजेशन। और इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, इस दोष को खत्म करने के लिए
इस दोष को दूर करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण एक पोरस पोर्ट में डाल के उसमें एनोड को रखा जाता है, ताकि वो क्या होता है, जो हाइड्रोजन के बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है, उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसमें क्या होता है, जल और मैंगनीज परऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये बनाती है, उत्पाद करती है। फिर मैंगनीज परऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वातावरण से उसको मिल जाता है, उसके साथ फिर से रिएक्शन करके फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाती है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड फिर से ये क्रिया चलती रहती है। तो ये जो होती है रासायनिक क्रिया से ही इसको दूर किया जा सकता है। किस तरह से किया जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं पोरस पोर्ट में। ठीक है, अगला सवाल है, पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो पीवीसी केबल यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है, उस प्रकार के केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक एक कंपाउंड होती है, उसका एक लेयर चढ़ाया जाता है, और उसी को ट्रोपोड्योर केबल कहा जाता है। ये जो सिस्टमेटिक बताया, तो उसको ट्रोपोड्योर केबल कहते हैं। इस केबल का उपयोग जो होता है वो रेलवे जो होती है, या फिर पावर इक्विपमेंट के वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो अंडरग्राउंड केबल होता है, ठीक है, 230 वोल्ट तक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोड्योर केबल। लेड शीट केबल नहीं है, लेड शीट में तो उसके ऊपर लेड की एक कवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। तो 3 फेज सिस्टम में चाहे स्टार कनेक्शन हो, डेल्टा कनेक्शन हो, तो यहाँ डेल्टा स्टार की बात नहीं हो रही, यहाँ 3 फेज सिस्टम में बताया जा रहा है कि फेज वोल्टेज को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, या तो स्टार कनेक्शन में या डेल्टा कनेक्शन में। तो फेज वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप जो कोई एक फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज को मेजर करेंगे, वही आपका फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, ये लाइन और फेज के मध्य नहीं, क्योंकि लाइन ही तो फेज है, कोई एक फेज लाइन RYB उसी को कहते हैं। तो लाइन और न्यूट्रल के बीच आपको मेजर करना है वोल्टेज को, अगर मेजर करना है, क्योंकि वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप पैरेलली कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर यही करंट को मेजर करना होता कि फेज करंट, तो किसी एक वाइंडिंग यानी फेज और उसके सीरीज में आपको उसका उसको कनेक्ट करके आप उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लाइन वोल्टेज को मेजर करने के लिए कहा जाए, तो किसी 2 फेज के बीच आप वोल्टेज को मेजर करेंगे, वो होता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, अगला सवाल है, बैटरी के कवर में बेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है। तो लेड एसिड सेल को जब चार्जिंग किया जाता है, तो फुल अवस्था में क्या होता है कि एक जहरीली गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जैसे वो चार्ज बढ़ते जाता है, हाफ चार्ज के बाद ये गैसें निकलना स्टार्ट कर देती है, तब वहाँ जो छल्ले या चूड़ीदार होता है, चूड़ीदार टाइप में कैप होती है, तो उसे वेंट प्लग कहते हैं, उसी में छेद बनाया जाता है, उसको निकाल भी लिया जाता है, क्योंकि बैटरी में जो गैसें उत्पन्न होती है उसको बाहर निकालने के लिए, ये बैटरी के लिए सेफ्टी के लिए होता है। और साथ ही जहाँ बैटरी चार्जिंग की जा रही हो, तो ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जितने भी सारी खिड़कियां वो खुली होनी चाहिए, यानी कि जो वातावरण शेयर हो फ्रेश हो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, बिस्मिथ एवं एंटीमनी डायमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका एग्जांपल है, उदाहरण है बिस्मिथ, एंटीमनी, पीतल। तो इसकी जो चुंबकशीलता होती है 1 से कम होती है। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का 1 से अधिक होता है, और फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ 1 से अधिक यानी 1000 तक उसकी चुंबकशीलता होती है। इन तीनों का आपको याद करना है। ठीक है, अगला सवाल है, भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है। तो भूमिगत केबल का जो आर्मरिंग कवच होता है वो होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से। ये क्या करती है, ये जो केबल होती है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मरिंग कवच बनाई जाती है। ठीक है, और वो होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से। देखो, इससे रिलेटेड एक चीज मैंने क्लासेस में कि इसको याद करने के लिए, जैसे आपका रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए, जैसे कार्बन रेजिस्टर है उसका मान निकालने के लिए एक कलर कोडिंग था, वीवी रॉय, इस टाइप से।
तो उसको आपने याद किया। इसी प्रकार से ये जो आर्मरिंग, बेडिंग, इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए एक मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, सिम्बास, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। वो हो सकता है किसी बुक में ना मिले, वो तो याद करने का एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप यूज कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। सिम्बास यानी सबसे पहले कोर होगी, कोर के बाद इंसुलेशन कवरिंग होगी, फिर मेटलिक शीट, मेटलिक शीट के बाद क्या होता है कि बेडिंग, बेडिंग के बाद आर्मरिंग, और उसके बाद सर्विंग, ठीक है। दोनों का जितने भी सारे लेयर होती है सबका अलग अलग काम होता है। सबसे पहले क्या है सिम्बास में, कोर, कोर जो कंडक्टिंग है, कोर है, कोर ये होती है तांबा, एल्यूमिनियम, जिस प्रकार का धातु का इस्तेमाल किया जाए। उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन कवरिंग की जाती है, यानी वर्निश युक्त कोई कागज, कागज के ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हाई वोल्टेज के लिए जो केबल यूज किया जाता है उसमें डबल लेयर भी होता है, जिसमें पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेशन कवर के बाद मेटलिक शीट रखी जाती है। मेटलिक शीट जो होती है वो क्या करती है, शीशे की भी बनी होती है, या फिर समटाइम्स एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है कि नमी को अंदर जाने से रोकता है। अब मैकेनिकल सॉरी मेटलिक शीट के ऊपर क्या किया जाता है, तो एक और लेयर चढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं बेडिंग। वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको यांत्रिक चोट से बचाने के लिए, ये भी जो होती है फाइबर का भी हो सकता है, या फिर वर्निश युक्त कागज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 लेयर का भी हो सकता है अगर वोल्टेज रेटिंग अधिक हो। इसके ऊपर क्या होता है, आर्मरिंग, ठीक है। जो आर्मरिंग होती है वो पूरे क्या होता है कि ये गैल्वेनाइज्ड स्टील तार या उसके जो शीट होती है उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि पूरे केबल को वो यांत्रिक चोट से बचा सके, यानी केबल की प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसको बचाने के लिए, आर्मरिंग कवच को बचाने के लिए, उसके ऊपर अगेन एक लेयर चढ़ाई जाती है, फाइबर की हो सकती है, जूट की हो सकती है, ठीक है। तो वो होती है सर्विंग। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अगला है, भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों इत्यादि से बचाव करता है। तो ये वेडिंग होता है। धात्विक परत यानी मेटलिक शीट जो होती है उसको यांत्रिक चोट से बचाने के लिए बेडिंग होता है, ना कि आर्मरिंग होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अगला सवाल है, भूमिगत लाइन किसके लिए सुरक्षित होता है। तो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड केबल जो लगाया जाता है वो क्यों, क्योंकि जो केबल सप्लाई ले जाने के लिए 2 प्रकार से वायरिंग करते हैं, या तो अंडरग्राउंड या तो ओवरलाइन, ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में देखो कंजेस्टेड एरिया में बता चुकी हूँ कि कंजेस्टेड एरिया अगर रहेगा गली मोहल्ले में, तो उधर से कोई सप्लाई ले रहा है तो हो सकता है कि अधिक वायर या भारी होने की वजह से या कोई दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, अगर वो गिरेगी तो सीधे सीधे नीचे अगर कोई प्राणी रहे, या तो जीव रहे या तो कोई मनुष्य रहे, तो उनको दुर्घटना हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए उन सबकी सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड जो होती है केबल लाइन बिछाए जाते हैं, ठीक है, भूमिगत लाइन के लिए। तो ये सभी जीवों के लिए सुरक्षित होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोटर तथा जनरेटर में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। मोटर और जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके ऊपर कॉइलिंग किया रहता है, जब सप्लाई देते हैं तभी क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं। तो लेड एसिड बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो लेड से ही बनाए जाते हैं, तांबा के नहीं, ठीक है। बिल्कुल गलत जवाब दिया इन्होंने, इसका आप राइट आंसर जो है उसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी की वाट आवर इफिशियंसी निम्न में से किस रेंज में होती है। तो वाट आवर इफिशियंसी जो होती है 80 से 85% होती है। इन्होंने गलत आंसर दे दिया है, 60 से 70 नहीं होती है। अगला सवाल है, लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। लेड एसिड सेल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड और जल को मिलाकर इस मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तैयार किया जाता है। इसकी जो प्रतिशत होगी वो 35% और 65% इस सीक्वेंस में, इस प्रतिशत में डाला जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। यानी विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में जो
द्रव्यमान यानी मास जो होती है वो या तो मुक्त होती है या तो एकत्रित होता है, दोनों में से जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है जो हम सप्लाई देते हैं यानी धारा और कितने समय के लिए दे रहे हैं, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में आसुत जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत अपघटन में आसुत जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो लोकल एक्शन हो उसको कम किया जा सके। ठीक है, उसी को कम करने के लिए, बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन एकदम एक बहुत कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्थानीय क्रिया के बारे में अभी जिक्र किया, यानी लोकल एक्शन जो होती है, छोटे छोटे सेल बना डालते हैं जस्ते के साथ, जस्ते में जो इम्प्योरिटीज होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके छोटे छोटे सेल बना लेता है जिसमें व्यर्थी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसी को खत्म करने के लिए या रोकने के लिए उसमें डिस्टिल्ड वाटर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान। तो विद्युत अपघटन कैथोड पे जो मास एकत्रित होती है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होती है? तो वो होती है जितने समय के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हैं और रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको Z से इंडिकेट करते हैं, इन तीनों के अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। यानी इसका फॉर्मूला जो होता है, मास यानी द्रव्यमान को मास से इंडिकेट किया है, M बराबर ZIT। Z जहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I हमारी करंट है और T समय है। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपित द्रव्यमान M की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है? तो वो जो सूत्र उपयोग किया जाता है वो होता है M = ZIT। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सरल वोल्टेज सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है, कार्बन पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से अम्ल के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसमें छोटे छोटे सेल बना डालते हैं जिसमें एनर्जी ऐसे वेस्ट होती है, केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है। तो ये दोष जो होती है स्थानीय क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब तो नहीं दिया, सल्फेशन दे रखा है, सल्फेशन इसका आंसर नहीं है, स्थानीय क्रिया इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हम जो सोल्डरिंग करने के लिए मिनिमम 3 चीज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर और फ्लक्स। तो सोल्डरिंग आयरन की बात हो रही है। सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। बिल्कुल सही जवाब है। इससे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है, एकदम नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वो उसकी बीट जिसको कहते हैं, उसकी बीट किस धातु की बनी होती है? तो उसका राइट आंसर होता है तांबे का। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। बीट जो होती है वो तांबे की होती है और एलिमेंट जब पूछेगा तो नाइक्रोम बताना है। सही जवाब दिया है। अगला और 50वां सवाल जो है, आज का आखिरी सवाल है, हिस्टैरिसीस हानियां कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है? देखो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग या फिर डिमैग्नेटाइजिंग और उसके जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होते हैं उसको खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पावर कंजम्पशन होती है, खर्च होते हैं, वही होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो होती है। बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो हिट हो जाता है। बिल्कुल सही। हिस्टैरिसीस हानियां कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाना चाहिए। ये थी आज की सोल्यूशन क्लास की टोटल 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अब बताइए कि इसमें कोई सवाल जो आपको समझ नहीं आया या फिर कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। अगले सोल्यूशन क्लास में हम लोग फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।